गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं गुमाना राम चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज नावा। स्टूडेंट, हम मानव भूगोल में आज जो हमारा स्टडी का टॉपिक रहेगा, अध्ययन का टॉपिक रहेगा, वो है मानव एवं पर्यावरण के संबंध। मानव और पर्यावरण के संबंध किस प्रकार है, कौन कौन सी विचारधाराएं हैं जो इन दोनों के संबंधों के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करवाती है। तो मनुष्य एवं पर्यावरण के मध्य सह संबंधों के विषयों में विद्वानों ने अलग अलग दृष्टिगोचर दिए हैं। जहाँ कहीं एक और कहा जाता है कि मनुष्य को इस वातावरण में अन्य जीव जंतुओं की भांति प्राकृतिक निर्देशों की अनुपालना करनी चाहिए, वहीं दूसरी ओर यह दृष्टिगोचर है कि मनुष्य विकसित प्राणी है, वह कुशाग्र बुद्धि से पर्यावरण के घटकों को अपने अनुकूल बना लेता है और संसाधनों का अधिकाधिक दोहन कर सकता है। मानव पर्यावरण के मध्य संबंधों का अध्ययन विभिन्न दृष्टिकोणों से किया जा सकता है। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो है निश्चयवाद। निश्चयवाद के द्वारा भी हम मानव और पर्यावरण के संबंधों के अध्ययन को आराम से आसानी से जान सकते हैं कि किस प्रकार है निश्चयवाद। निश्चयवाद में प्रमुखतः बात ये स्टूडेंट, इसमें ये माना गया है कि मनुष्य को भी जो जीव जंतु है उसके समान ही प्रकृति के निर्देशों का पालन करना पड़ता है। प्रकृति की जो नियम है उनके अनुसार ही मनुष्य को चलना पड़ता है, और जो प्रकृति के नियम है उनको उल्लंघन नहीं कर सकता मानव। इसका मतलब प्रकृति सर्वे सर्वा है और मानव उसका दास है या गुलाम है, यूँ कह सकते हैं हम। क्यों? क्योंकि प्रकृति जो निर्देशन दे रही है उसके अकॉर्डिंग मनुष्य काम कर रहा है, तो फिर दास या गुलाम ही तो होता है अगर वो जो निर्देशन दिया जा रहा है उस हिसाब से काम करे तो अलग अलग विद्वानों ने इसके बारे में अलग अलग विचार दिए हैं। पहले देखते हैं। अन्य जीव जंतुओं की भांति प्राकृतिक वातावरण के निर्देशों की अनुपालना करना चाहिए, अर्थात मनुष्य तथा उसके क्रियाकलापों पर भौतिक पर्यावरण का प्रभाव देखा जाता है। प्रकृति ने मनुष्य को बनाया है, यही इस उपागम का प्रमुख आधार है। मानव पर्यावरण संबंधों के इस पर्यावरण निश्चयवादी दृष्टिकोण के अनुसार मानव जीवन के सभी पक्षों पर भौतिक पर्यावरण का प्रभाव पड़ता है। पीटर हेगेट के द्वारा इसे परिभाषित किया गया है। इन्वायरमेंट इज द व्यू दैट नेचर इन्वायरमेंट प्लेज द मेजर रूल इन डिटरमाइनेशन द बिहेवियर पैटर्न्स ऑफ मैन ऑन द अर्थ इज सरफेस। अर्थात पर्यावरण के अनुसार मुख्य रूप से पृथ्वी तल पर मानव के व्यवहार प्रारूप के निर्धारण में प्राकृतिक पर्यावरण की प्रमुख भूमिका होती है। प्राचीन काल से ग्रीक विद्वानों द्वारा भी प्राकृतिक तत्वों के प्रभाव को स्वीकार किया गया था। अरस्तु ने अपनी पुस्तक राजनीति में लिखा है कि यूरोप के ठंडे देशों के निवास बहादुरी होते थे, किंतु विचारों एवं तकनीकी कौशल में कमी पाई जाती है। इसके विपरीत एशिया के लोग विचारवान एवं कुशलवान होते हैं, लेकिन उत्साही नहीं होते हैं। पर्यावरण निश्चयवाद यह नीतिवाद का जन्म है। विकास जर्मनी में ही हुआ। इसके प्रमुख प्रतिपादक जर्मन भूगोलवेत्ता एवं मानव के जो जन्मदाता कहे जाते हैं या पिता कहे जाते हैं, फ्रेडरिक रेटजेल को माना है। रेटजेल महोदय ने प्राकृतिक वातावरण के तत्वों जैसे धरातल की बनावट, जलवायु, वनस्पति आदि में मनुष्य के मध्य जटिल संबंध पाए जाते हैं, जिनमें पर्यावरण तत्व अधिक प्रभावशाली होता है, जो मानवीय क्रियाकलापों को नियंत्रित करता है। हमारी बुद्धि, संस्कृति और सभ्यता की उपलब्धि की तुलना में एक चिड़िया को स्वतंत्र उड़ान से नहीं की जा सकती। उनकी तुलना एक पौधे के तने से की जा सकती है, क्योंकि हम सदैव पृथ्वी से आबद्ध है। मानव अपना सिर आकाश में चाहे जितना ऊंचा क्यों ना उठा ले, तथापि उसके पैर तो धरातल पर ही टिकेंगे ना। इसकी धूल प्रकृति में विलीन हो जाएगी। रेटजेल महोदय ने इस तथ्य के संदर्भ में 17वीं शताब्दी में प्रसिद्ध विद्वान मोंटेस्क्यू ने भी जलवायु और मृदा के मानव चरित्र का निर्माण इसमें बताया था। मतलब सीधी सी बात है, फ्रेडरिक रेटजेल जो कि मानव भूगोल के जन्मदाता या पिता भी कहते हैं, उन्होंने बताया कि भले ही मानव स्वच्छंद होकर के चिड़िया की तरह आकाश में उड़े या उसका कद बहुत ऊंचा हो जाए, बट उसके पैर तो जमीन पे ही टिकेंगे ना, तन्ने की भांति। अगर जमीन ही नहीं होगी तो पैर कैसे टिकेंगे फिर। और दूसरी बार उन्होंने कहा मानव खत्म होने के बाद में उसके जो तत्व है, पंच तत्व है, उस इसमें मिट्टी में ही तो विलीन हो जाती है, मिट्टी बन जाती है वो तो। तभी तो इसको मानव को मिट्टी की उपज माना गया है। वहीं हिप्पोक्रेटस ने भी इस विषय
420 ईस्वी पूर्व अपने ग्रंथ एयर वाटर एंड प्लेसेज में पर्यावरणीय प्रभावों को स्पष्ट करते हुए बताया कि यूरोपीय लोगों द्वारा एशिया पर किए गए आक्रमण का प्रमुख कारण है यूरोप की कठोर और परिवर्तनशील जलवायु, जिसके प्रभाव से यूरोप के लोग कठिन परिश्रमी में होते हैं, जबकि एशिया के लोग आरामदायक पसंद करते हैं। उन्हें काम नहीं सूझता है, वो आराम से जीवन जीना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि जलवायु ऐसी। वहीं यूरोपीय और जलवायु देखें तो ठंडी कठोर है, वहाँ लोगों को परिश्रम करना पड़ता है, तो वहाँ की जलवायु अलग है। वहाँ के लोग कठोर परिश्रमी होंगे, यहाँ की जलवायु आरामदायक है तो यहाँ के लोग आरामदायक होंगे। पर्यावरण निश्चयवाद को स्पष्ट या पुष्टि करने का कार्य कार्ल डीटर, अलेक्जेंडर हम्बोल्ट ने भी किया। कार्ल डीटर ने मानव केंद्रित विचारधारा से उसका विकास हुआ है। उन्होंने प्रकृति द्वारा पर मानव डाले गए प्रभावों के पर अपनी पुस्तक यूरोप में दिया था। हम्बोल्ट ने इस विचारधारा को स्पष्ट वैज्ञानिक ढंग से देखा गया था। उन्होंने मानव पर पर्यावरण या वातावरण के प्रभावों को माना था। हम्बोल्ट ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ कॉस्मोस में पर्यावरणीय शक्ति को सर्वोपरि मानते हुए लिखा था कि भूमध्य सागरीय सभ्यता के विकास में यहाँ की जलवायु की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। सन 1859 में कार्ल रिटर हम्बोल्ट की मृत्यु हो गई थी। इसी वर्ष चार्ल्स डार्विन की पुस्तक आई थी जीवों की उत्पत्ति प्रकाशित हुई, जिसमें जीवों के विकास और पर्यावरण का विशिष्ट संबंध इसमें बताया गया था। उनके अनुसार मानव समाज का विकास प्राकृतिक वातावरण के आधार पर होता है। डार्विन के विचारों से प्रभावित होकर जर्मनी के प्रसिद्ध जर्मन विज्ञान हेकल ने भी मानव पर्यावरण सह संबंधों की दिशा में आधारभूत विचार व्यक्त किए तथा पर्यावरणीय तत्वों को महत्व प्रदान किया। वहीं प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता डिमोलिन्स ने भी अपने ग्रंथ सामाजिक भूगोल में पर्यावरणीय शक्तियों को सर्वाधिक बताया और स्वीकार किया कि समाज को पर्यावरण की उपज माना गया है। वहीं जो प्रसिद्ध विद्वान थे फ्रेडरिक लिपले नामक समाजशास्त्री ने भी अपने सिद्धांत स्थान, कार्य और लोग के माध्यम से समाज पर पर्यावरण के प्रभावों को समझाया था, जिसका अभिप्राय यह था कि किसी स्थान का वातावरण उस प्रदेश में किए जाने वाले कार्य के प्रकार को निश्चित करता है। मतलब कोई भी काम हो वो वातावरण के अनुसार ही किया जाता है, क्योंकि उस काम को वातावरण प्रभावित करता है। कार्य के द्वारा सामाजिक संगठन निश्चित किया जाता है। विलियम मॉरिस डेविस, एलन चर्चिल, सैम्पल हंटिंगटन नामक तीनों विद्वानों अमेरिकन भूगोलवेत्ताओं ने भी पर्यावरणीय निश्चयवाद की संकल्पना और अधिक सशक्त बताया था। वहीं कुमारी सैम्पल ने तो यहाँ बता दिया था कि मानव है वह पृथ्वी का गुलाम है, मानव है वो धरातल की उपज है। इन्होंने मानव भूगोल को परिभाषित करते हुए ये बताया था कि अस्थायी पृथ्वी और चंचल मानव के बीच परिवर्तन से संबंधों को ही मानव भूगोल कहा गया है। वहीं प्रसिद्ध भूआकृतिक विद्वान डेविस ने भी मानव को प्रकृति से संयोजित करने का प्रयास किया। उन्होंने मानव तत्वों पर भौतिक तत्वों का नियंत्रण और प्रभुत्व बताया या स्थापित किया। मतलब सीधी सी बात यह है। उसके आगे देखो, पर्यावरण की संकल्पना सन 1911 में चरमोत्कर्ष पर पहुंची तब फ्रेडरिक रेडजेल की शिष्या अमेरिकन भूगोलवेत्ता कुमारी सैम्पल ने अपनी पुस्तक भौगोलिक वातावरण के प्रभाव का प्रकाशन किया। वहीं सैम्पल ने रेडजेल के एंथ्रोपोज्योग्राफी नामक जो उनका ग्रंथ है उसमें प्रतिपादित इस विचारधारा के मध्य रखते हुए पुस्तक लिखी थी। सैम्पल ने वातावरणीय निश्चयवाद के सिद्धांत का समर्थन करते हुए कहा कि मनुष्य पृथ्वी तल की उपज है। सैम्पल ने अपने कथन में पूर्ण रूप से मनुष्य पर वातावरण का नियंत्रण बताते लिखा था। सैम्पल ने मानव या पर्यावरण के प्रभावों को निम्नलिखित 4 भागों में विभक्त किया: शारीरिक प्रभाव, मानसिक प्रभाव, आर्थिक सामाजिक प्रभाव और मानवीय गतिविधियों पर प्रभाव। शारीरिक प्रभाव, इसके द्वारा मनुष्य के अंग प्रभावित होते हैं। इन प्रभावों का स्थान विशेष समुद्र से ऊंचाई या प्राकृतिक या जलवायु के प्रमुख है। मानसिक प्रभाव, धर्म, साहित्य, संस्कृति, भाषा, भावनाएं, विचार आदि प्रभावित होते हैं। आर्थिक एवं सामाजिक प्रभाव, ये प्रभाव प्राकृतिक वातावरण की संपन्नता पर निर्धारित करता है। मानवीय गतिविधियों पर प्रभाव, जलवायु परिवर्तन का आर्थिक संसाधनों पर प्रभाव पड़ता है, जिससे मानवीय गतियाँ भी प्रभावित होती है। वहीं सैम्पल ने इस विचारधारा को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि प्रकृति ने पर्वतों पर रहने वाले मनुष्यों को लोहे के पैर दिए, जिससे वह ढालों पर चढ़ना उतरना, समुद्र तट में गिरने वाले मनुष्यों को कमजोर और ढीले ढाले पैर दिए। इसके बदले में सीने और भुजाओं का विकास किया, जिससे वह नावों की पतवार कर सके। ये सभी बातें हैं उन्होंने अपनी पुस्तक में बताई थी। वहीं किरचॉफ ने भी सैम्पल के वातावरण प्रभावों का समर्थन किया। उन्होंने अपनी पुस्तक मैन एंड अर्थ में लिखा कि जंगलों और समुद्री तटों पर रहने वाले लोग बहुधा ईश्वर है या ईश्वरवादी है
जबकि एक ईश्वरवादिता रेगिस्तानी भागों की स्वाभाविक उपज है। उन्होंने बताया कि बेसाल्ट की चट्टानों वाले क्षेत्रों के निवास प्राय अधर्मी और दुस्साहसी होते हैं। एल्सवर्थ हंटिंगटन पर्यावरणीय उपकरण को संगठित करने के कार्य उन्होंने सन 1915 में लिखित पुस्तक सभ्यता और जलवायु तथा सन 1927 में मानव और आवास संस्कृति के मुख्य स्रोत में प्राकृतिक वातावरण के मानव और नियंत्रण को स्पष्ट करते हुए हंटिंगटन मोदी ने बताया था कि प्राकृतिक शक्तियाँ ही मानवीय रहन सहन संस्कृति जैसे तत्वों, कला, साहित्य, धर्म, शिक्षा आदि को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पर्यावरणीय निश्चयवाद सिद्धांत 20वीं शताब्दी के आरंभिक 20 वर्षों तक प्रभाव रहा था, किंतु इसके उपरांत भूगोल पर्यावरण अपेक्षित किया गया था। उन्होंने माना कि मानव और का पर्यावरण में दास न होकर अपनी बौद्धिक क्षमता से उपयोग करता है और जलवायु की विभिन्न सभ्यताएं विकसित हुई। विकास में मनुष्य की अहम भूमिका रही है, अतः वर्तमान औद्योगिक विकास के संग संग वातावरण नियंत्रण होकर प्रभावशाली सिद्ध होता है। तो ठीक है विद्यार्थियों, ये हमारी जो मानव और पर्यावरण के बीच में जो संबंधों का अध्ययन है वो हमने निश्चयवाद के द्वारा किया। आने वाली क्लास में हम पढ़ेंगे संभववाद के बारे में, क्योंकि संभववाद भी मानव और प्रकृति के जो संबंध है उनके बारे में अध्ययन करवाता है। ठीक है विद्यार्थियों, धन्यवाद।